बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में पढ़ रहे हैं बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। हम पूर्व की क्लास में भाग 1 में हमने देखा था कि आवर्ती जमा खाते की ब्याज गणना हम किस सूत्र से करते हैं, सावधि जमा खाते की ब्याज गणना हम किस सूत्र से करते हैं, सावधि जमा खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता है क्या चीज़, हम इन सब के बारे में चर्चा हमने भाग 1 में किया था। यदि आपने भाग 1 को नहीं देखा है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर भाग 1 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने भाग 1 में किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 2 में टैक्सेशन से संबंधित कुछ प्रश्न, टैक्सेशन क्या है, कराधान क्या है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं बच्चों टैक्सेशन। सरकार विकास कार्यों हेतु, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सरकार विकास कार्य हेतु धन प्राप्त करने के लिए आयकर, सेवा कर, बिक्री कर आदि के रूप में जनता पर टैक्स लगाती है। यही टैक्स हमारा टैक्सेशन है, कराधान है। अब आयकर क्या है बच्चों? व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे हम आयकर कहते हैं। व्यक्तियों, कंपनियों या उद्योगों के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे हम आयकर कहते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में आयकर गणना हेतु आयकर गणना हर वित्तीय वर्ष में अलग अलग हो सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों पर। मान लीजिए हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं गणित में 2015-16 हेतु की गणना दिया हुआ है। तो 2015-16 में उस समय जो निर्धारित था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पुरुष आयकर दाता हेतु, सबसे पहले हम चलेंगे पुरुष आयकर दाता हेतु। 2015-16 में जो आयकर निर्धारित किए थे उसमें पुरुष आयकर दाता हेतु 2.5 लाख अर्थात 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% की दर से देय था और 10 लाख से दी ऊपर है तो 30% की दर से आयकर देय था। वहीं हम महिला आयकर दाता एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु नजर डालें तो आय सीमा और आयकर की दर निम्नानुसार थी। 3 लाख रुपए तक निरंक अर्थात कोई भी टैक्स दे नहीं था। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 10%, 5 से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख से ऊपर पर 30% की दर से आयकर दिया था। ध्यान रखेंगे बच्चों, शिक्षा उपकर दे आयकर का 3% होगा। शिक्षा उपकर दे आयकर का कितना प्रतिशत होगा बच्चों? 3% होगा। तो ये तो था 2015-16 के हिसाब से जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और यह जो मान है बच्चों समय समय पर बदलते रहता है। हो सकता है जब परीक्षा में प्रश्न पूछे तो यह मान अलग हो, वो आपको वहाँ पर दर्शाया गया होगा, उसी हिसाब से आपको सवाल को हल करना है। आइए देखते हैं बच्चों अब प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है बच्चों, नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है। 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है। 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है जिसका 50% कर मुक्त है। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें निम्नानुसार है। आयकर की दरें हैं 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख 1 रुपये से अधिक पर 30% की दर से आयकर देय हो। जहां बच्चों शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%, कुल मिलाकर शिक्षा उपकर 3% की दर से देय हो। सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त होंगी। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आइए देखते हैं बच्चों आयकर की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बच्चों, कुल वार्षिक आय कितना दिया हुआ है। तो कुल वार्षिक आय है, कुल वार्षिक आय ध्यान से समझेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुल वार्षिक आय 7,20,000 रुपये, 7,20,000 रुपये। अनाथ आश्रम में दान कर रहा है प्रश्नानुसार। अनाथ आश्रम में दान, अनाथ आश्रम में दान कर रहा है 15,000 का 50%, 15,000 का 50% अर्थात 15,000
गुणित 50/100, अब ये हो गया बच्चों 7,500 रुपये। कितना हो गया? 7,500 रुपये ये अनाथ आश्रम में दान करता है। शेष अब उनका आय कितना बच गया दान करने के बाद? शेष आय उनका बच गया 7,20,000 रुपये। उनका कुल आय था 7,500 रुपये, उन्होंने दान कर दिया है अनाथ आश्रम में। अब बच गया उनके पास 7,12,500 रुपये। कितना बच गया बच्चों? 7,12,500 रुपये। अब उनको छूट दिया जा रहा है सरकार द्वारा। छूट तो कौन कौन सी राशियों पर छूट दिया जा रहा है? सबसे पहली राशि है सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये की दर से 12 महीने तक जमा करता है। कुल मिलाकर के वो 48,000 रुपये वार्षिक जमा करता है। 48,000 रुपये वार्षिक सामान्य भविष्य निधि में। जीवन बीमा, जीवन बीमा में प्रीमियम पटाता है वो। जीवन बीमा LIC में जीवन बीमा प्रीमियम, इसमें वार्षिक किस्त देता है, सालाना पटाता है। जीवन बीमा वार्षिक किस्त देता है वो। कितना रुपए दे रहा है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये वो जीवन बीमा LIC में वार्षिक किस्त देता है। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। कितने रुपए का? 30,000 रुपये का। अब कुल मिलाकर कितना रुपए वो जमा करता है बच्चों? कुल छूट या कुल जमा राशि? कुल जमा राशि, कुल मिलाकर वो जमा करता है, सबको जोड़ देंगे 98,000 रुपये। कितना रुपए जमा कर रहा है? 98,000 रुपये। अब हमारा प्रश्न कहता है 1 लाख रुपए तक छूट है, चूँकि 1 लाख से कम है 98,000 है, तो हम देय आयकर के लिए आयकर योग्य राशि निकालने के लिए हमको 7,12,000 जो 500 था उसमें 98,000 को माइनस करना होगा, तब हमें मिलेगा आयकर योग्य राशि। आयकर योग्य राशि 7,12,500 था, 98,000 रुपये तक उसको छूट मिल रहा है। कुल मिलाकर 6,14,500 रुपये पर वो टैक्स देगा, आयकर देगा। अब चलते हैं हम बच्चों आयकर की गणना की ओर। गणना में हमने कंडीशन देखा, प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 लाख रुपए तक तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। 2 लाख रुपए तक निरंक है, अर्थात 0 रुपये, उसको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी बात, 2 लाख से अगर 5 लाख रुपए तक है, 2 लाख से 5 लाख रुपए तक है, तो उसको देना पड़ेगा 10%। 10% की दर से टैक्स देना होगा। अब आपकी राशि देखिए बच्चों, 6,14,500 है, जो 5 लाख से भी अधिक है। तो 2 लाख और 5 लाख के बीच कितनी राशि है? 3 लाख। कितनी राशि है? 3 लाख। इस 3 लाख का 10% उसे टैक्स देना होगा, अर्थात उसको देना होगा 30,000 रुपये। कितना रुपये देना होगा बच्चों? 30,000 रुपये। अब हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन हमारा क्या था? तीसरा कंडीशन था यदि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक अगर उनका इनकम है, तो उसे 20% टैक्स देना होगा। कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा? 20%। अब हम देखेंगे क्या 6,14,500 10 लाख से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, वो 5 लाख से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? तो हम क्या करेंगे, 6,14,500 में 5 लाख को घटा देंगे। कितने लाख को घटा देंगे बच्चों? 5 लाख को। तो हमको मिलेगा 1,14,500 रुपये। इस 1,14,500 में उसको 20% टैक्स देना होगा, तो 1,14,500 इसका कितना परसेंट हम निकालेंगे? 20%। तो 20% जब हम मालूम करेंगे तो हमको मिलेगा 22,900 रुपये। कितना रुपये मिलेगा बच्चों? 22,900 रुपये। अब हमारा देय आयकर हो गया। देय आयकर 30,000 रुपये पहले दे रहे थे 5 लाख तक, उससे ज़्यादा पर हमने दिया 22,900 रुपये। तो कुल मिलाकर हमने टैक्स दिया 52,900 रुपये। 52,900 रुपये। शिक्षा उपकर प्रश्न में लिखा है, दिया हुआ प्रश्न में कि शिक्षा उपकर 3% की दर से दिया हो, 2% और 1% दिया हुआ है, अर्थात कुल मिलाकर कितना परसेंट? 3% की दर से दिया हो। तब हम क्या करेंगे, जो देय आयकर है 52,900, इस देय आयकर का 3% आपको शिक्षा उपकर निकालना होगा। 0 0 कट गया, 529 गुणा 3, अर्थात इसका गुणा करने से हमको मिलेगा 529 गुणा 3 तो 1,587 रुपये। कितना रुपये मिलेगा बच्चों? 1,587 रुपये।
अब हमको मिलेगा कुल देय आयकर। अतः कुल देय आयकर, कुल देय आयकर, देय आयकर था 52,900 रुपये, शिक्षा उपकर दे रहा था 1,587 रुपये। अब 1,587 और 52,900 को जोड़ दें, हमको मिलेगा 54,487 रुपये। तो 54,487 रुपये हमारा आंसर हुआ। ये था टैक्सेशन के पहले सवाल का आंसर। तो कुल देय आयकर कितना हमको मिला बच्चों? 54,487 रुपये। इसी प्रकार सभी सवालों की गणना आपको करना है। बच्चों, वीडियो की लंबाई अधिक और सवाल बड़े होने के कारण हम दूसरा भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले प्रश्न में भाग 3 में आपसे मिलेंगे और देखेंगे कि अगले प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे, किस प्रकार हल किया जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल अच्छा लगे, चैनल पसंद आए दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि अगला भाग आपको प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगले भाग में अगले प्रश्न के साथ।